अक्सर जब घर में कोई नया इंसान आता है तो ये जो मैटर होता है ये बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला मैटर होता है। चाहे वो इस घर की नई बहू हो या फिर इस घर में कोई नई संतान जन्म ले, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही नया मेंबर आपके घर पे कुछ बहुत भयानक चीज़ अपने साथ लेके आ जाए, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी फैमिली मेंबर्स की जान तक पे बनाए। आप में से बहुत सारे लोग काला जादू, भूत प्रेत इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते, लेकिन आज का इंसिडेंट सुनने के बाद शायद आप इन चीज़ों में यकीन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस इसी तरह से हर ऑल्टरनेट डे आती रहेंगी, और वो भी बिना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हुआ था लगभग 2015 के अराउंड। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया निशा नाम की एक लड़की ने। लेकिन इस इंसिडेंट को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, मतलब लगभग 2008-9 के अराउंड। निशा ने बताया कि इस समय उसके घर पे उसकी माँ और पिता रहते थे। जो उसकी दादी थी वो उसके ताया के घर पे रहती थी। उनका घर उनके घर से लगभग 100-150 मीटर दूरी पे ही था। शुरू में ज़िंदगी अच्छी ही चल रही थी, लेकिन 2009 के अराउंड जब निशा की उम्र सिर्फ 10 साल थी, उसी समय उसकी माँ की अनफॉर्चुनेटली किसी बीमारी के चलते डेथ हो जाती है, जिसके बाद घर पे अब निशा और उसके पिता ही बचे थे। एक अकेले मर्द के लिए जिसकी उम्र अभी 35 से 36 साल ही हो, आगे ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली तब जब उनके साथ उनकी ही एक 10 साल की बच्ची भी हो। इसी तरह की ज़िंदगी कुछ इन दोनों की भी चल रही थी। लगभग 1 से 1.5 साल और निकलता है, लेकिन बहुत सारे फैमिली मेंबर्स फोर्स करना शुरू करते हैं, जिसके चलते निशा के पिता एक बार फिर से शादी करते हैं। ये जो लड़की थी इसका नाम था सपना। सपना की भी पहले शादी हो रखी थी, लेकिन उसका डिवोर्स हो गया था। उसका कोई बच्चा भी नहीं था, इनफैक्ट वो माँ बन भी नहीं सकती थी। निशा के पिता को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे कि सपना निशा का ही ढंग से ध्यान रखे। खैर, इसके बाद बहुत अच्छे से ये शादी होती है फैमिली की इन्वॉल्वमेंट के साथ ही, जिसके बाद निशा का भी सपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर देती है। साथ ही वो अपने पति को भी अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर देती है। उनकी लाइफ ऐसा लग रहा था वापिस से ट्रैक पे आ गई है। लेकिन कुछ ही महीने ये सब कुछ इस तरह से चलता है। उसके बाद से जो निशा के पिता थे उनकी माँ से, मतलब जो अभी उसकी माँ थी सपना, उनसे बहस होने लग पड़ती है। बेवजह बातें होने लग पड़ती हैं, लड़ाइयाँ होने लग पड़ती हैं। वो इस तरह से उसको कहते थे हमेशा कि जो कुछ भी तू कर रही है वो अच्छा नहीं है, और किसी को भी पता चलेगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी। निशा नहीं जानती थी कि आखिरकार ये सारा मैटर था क्या, और वो शायद अभी इस उम्र में भी नहीं थी कि वो ये सब कुछ समझ पाए। खैर, इसी तरह से ज़िंदगी आगे चल रही थी, लेकिन निशा ने एक भयानक चीज़ नोटिस करना शुरू किया था। उसने देखना शुरू किया था कि जो उसके पिता थे वो धीरे धीरे सपना से दूरियां बनाना शुरू कर चुके थे। मतलब वो इस तरह से लगता था जैसे मेंटली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ऐसा लगता था उनको जैसे वो हमेशा डर में है किसी चीज़ के। उनकी ये बातें, बहस, लड़ाइयाँ ये कॉन्टीन्यूसली होती ही रहती थी। इसके अलावा वो हमेशा सपना को ये कह के डांटा करते थे कि जो चीज़ें तू कर रही है अगर गांव वालों को पता चल गया वो तुझे मार डालेंगे। आखिरकार ऐसी चीज़ें क्या थी अभी तक निशा को पता नहीं था, लेकिन निशा ने बताया कि जब से सपना इस घर में आई थी उसने घर का एक कमरा पूरी तरह से लॉक कर दिया था, और उसकी चाबी वो हमेशा अपने पास ही रखती थी। वो कमरा निशा ने उसके बाद से कभी भी खुला नहीं देखा। इनफैक्ट उसने सपना को कई बार कहा भी, लेकिन सपना बातों को घुमा देती थी और वो कमरा वैसे ही बंद रहता था। हालांकि इस कमरे में एक छेद था, मतलब जो दरवाज़ा था उसमें हल्का सा छेद था जिससे आप अंदर देख सकते थे। लेकिन जो कमरे का अंदर का एरिया था उसमें बहुत सारे कर्टन्स लगा दिए थे। कपड़ों से हर वो एरिया कवर कर दिया था जहाँ से रोशनी घर के अंदर आ सकती थी। मतलब दिन में चाहे रात में कोई भी इंसान इस छेद के थ्रू भी अंदर देखने की कोशिश करे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता था। खैर, ज़िंदगी जैसे तैसे आगे चल ही रही थी। धीरे धीरे सपना में और निशा के पिता में डिफरेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि निशा के पिता ने निशा के साथ ही सोना शुरू कर दिया उसके कमरे में। चीज़ें धीरे धीरे इसी तरह से प्रोसीड कर रही थी, लेकिन निशा ने कुछ और भी नोटिस किया उसके पिता में। उसने नोटिस किया कि जब भी वो सोती थी रात को, और जब भी उसकी नींद खुलती थी इनफैक्ट रात को, तो वो देखती थी कि उसके पिता हमेशा ही जागे होते थे। वो बिस्तर पे बैठे होते थे और सिर्फ छत की तरफ ही देखे जा रहे होते थे। इसके अलावा सर्दियों के ये दिन थे और उनके माथे पे
ठंडा पसीना रहता था हमेशा। ऐसा लगता था वो किसी तरह की सोच में डूबे हुए हैं और वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं लगते थे। धीरे धीरे वो बहुत वीक भी होते जा रहे थे और वो कोशिश करते थे कि सपना से उनकी बात हो ही ना। जब भी बात होती थी तो ये सिर्फ लड़ाई होती थी और कोई बात नहीं होती थी। इसी तरह से धीरे धीरे चीज़ें आगे चल रही थी। सपना के जो पिता थे वो बहुत बीमार होते जा रहे थे। हमेशा ऐसे लगता था जैसे वो किसी चीज़ से डरे हुए हैं। रात भर वो सो नहीं पाते थे। जब भी निशा उठ के देखती थी तो वो किसी न किसी तरह से कांप रहे होते थे, जैसे उनको किसी चीज़ का बहुत डर हो। जैसे तैसे निशा के पिता इस शादी को सरवाइव करते हैं लगभग 4-4.5 साल। उसके बाद उनकी भी मौत हो जाती है 2015 के आसपास, और वो भी अपने घर में ही बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाने की वजह से। ऐसा लगता था उनको देख के जैसे उन्होंने जीने की विल ही छोड़ दी थी। इसी तरह से अब निशा पे बहुत ही ज़्यादा दुखों का पहाड़ टूट गया था। उसकी जो असली माँ थी वो भी इस दुनिया में नहीं थी, उसके पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे, और उसकी देख रेख एक ऐसी औरत कर रही थी जो शायद कुछ बहुत भयानक कर रही थी। खैर, अभी तक जिंदगी चल ही रही थी। सपना ऐसे लगता था जैसे ना निशा को पसंद करती है और ना ही नापसंद करती है। मतलब वो एक तरह से एक ही फैमिली में जैसे दो इंसान रह रहे हों पर उनको एक दूसरे से मतलब ना हो, इस तरह से वो रहते थे। जो भी काम सपना निशा के लिए कर सकती थी वो कर देती थी, लेकिन इसके अलावा ना उसका उससे कुछ लगाव था, और देखने में ऐसा लगता था शायद वो इसलिए उसको ऐसे ट्रीट कर रही है क्योंकि उसको सिर्फ ये प्रॉपर्टी चाहिए, ये घर चाहिए, और उसको एक रहने के लिए स्टेबल जगह मिल गई है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। कोई नहीं जानता था उसका पहले डिवोर्स क्यों हुआ था और क्यों उसका बच्चा नहीं था और क्यों उसका बच्चा आगे होना भी नहीं था। खैर, इसी तरह से चीज़ें आगे प्रोसीड कर रही थी। लगभग निशा के पिता की डेथ को 2 महीने हुए थे। निशा जो थी वो अभी भी अपने उसी कमरे में सोती थी हमेशा, क्योंकि उसको सपना के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। वो चाह के भी उसके साथ फेमिलियर हो ही नहीं पा रही थी, और कहीं ना कहीं उसको हमेशा ऐसे लगता था कि जो उसके पिता की मौत हुई है उसका रीज़न कहीं ना कहीं सपना ज़रूर है। जिसके बाद लगभग 2 महीने बीतते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, और निशा चाहती थी इस कमरे में देखना कि आखिरकार है क्या, लेकिन इसको कभी भी मौका ही नहीं मिलता था। मोस्टली इस कमरे में सपना तभी जाती थी जब निशा स्कूल में होती थी, या फिर शायद रात को सो रही होती थी जब उसको पता नहीं चलता था। इसी तरह से 2 महीने के बाद एक वक्त आता है जब रात को निशा सो रही थी, लगभग 2:30 से 3 बजे के अराउंड उसको अपने ही घर से कुछ जलने की स्मेल आती है। ये स्मेल इस तरह की थी जैसे कहीं पे बाल जला रहा हो कोई। ये जो स्मेल थी ये बहुत अजीब थी, और निशा चाह के भी नहीं सो पा रही थी। वो जैसे तैसे हिम्मत करती है, नंगे पाँव ही अपने बेड से उठती है, अपना दरवाज़ा बहुत धीरे से खोलती है, और सामने जो वो देखती है उसको देख के वो शॉक्ड रह जाती है। वो देखती है कि जो उसकी माँ यानी कि सपना का कमरा था उसका दरवाज़ा खुला था, और साथ ही जो कमरा हमेशा बंद रहता था उसके अंदर से उसको रोशनी दिखाई दे रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ हो रहा है, और हो ना हो अंदर सपना ही है। ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी थी निशा के लिए कि वो अंदर देख सके कि आखिरकार है क्या, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा डर भी रही थी क्योंकि वो जानती थी कि जो कुछ भी अंदर होगा वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा। जिसके बाद वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाती है। उसको पता था यही उसका पहला और आखिरी मौका हो सकता है इस कमरे के अंदर रखी हुई चीज़ें देखने का। वो धीरे धीरे अपने कदम इस दरवाजे की तरफ बढ़ाती है। जैसे ही वो इस दरवाजे के पास पहुंचती है, इस दरवाजे का जो छेद था उसके थ्रू निशा अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन जो अंदर उसने देखा वो कहीं ज़्यादा भयानक था। मतलब जो उसने एक्सपेक्ट किया था उससे भी 100 गुना भयानक। उसने बताया कि जैसे उसने अंदर देखा उसकी माँ की पीठ थी उसकी तरफ, मतलब उसका मुंह जो था वो सामने वाली दीवार की तरफ था। अंदर बहुत ही सारा धुआं था, उसके चारों तरफ दिए जले हुए थे, और जो उसकी माँ यानी कि अभी प्रेजेंट वाली जो उसकी माँ थी सपना, वो बिना कपड़ों के बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तरह की तांत्रिक विधियां कर रही है। मतलब कोई भी इंसान हो, किसी भी उम्र का इंसान हो, कुछ भी इस तरह का देखेगा, डरना बहुत नॉर्मल सी बात है। ऐसा ही कुछ निशा के साथ भी हुआ, जिसके बाद वो चाह के भी खुद को वहाँ पे रोक नहीं पाई। वो बहुत डर गई थी, लेकिन उसने जैसे तैसे हिम्मत रखी और वो चिल्लाई नहीं, बल्कि तभी के तभी अपने इस घर से निकल गई और अपने ताया के घर पे चली गई जहाँ पे उसकी दादी भी रहती थी। अब जो उसके ताया का घर था उसमें एंट्री के बाद, मतलब गेट से थोड़ा सा अंदर जाके उनका जो घर था वो एल शेप्ड घर था। मतलब हर कमरे का जो दरवाज़ा था वो अलग से ही था। ऐसा नहीं था कि मेन डोर से एंट्री करो उसके बाद सब रूम्स आएंगे। तो वो स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली अपनी दादी का ही कमरा खटखटाती है
रात को लगभग 3 बजे का ये समय था। उसकी दादी दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि सामने निशा है। निशा की सांस फूली हुई थी, वो पसीने से बिल्कुल भीगी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा डर में लग रही थी। जिसके बाद उन्होंने निशा को अपने पास बैठाया, लेकिन निशा जानती थी कि शायद उसको ये सब कुछ शेयर नहीं करना चाहिए अपनी दादी के साथ। अगर वो इस तरह का कुछ भी करेगी और अगर उसकी दादी सपना के पास जाके पूछती है तो हो सकता है वो उसकी दादी को भी समहाउ हार्म कर दे। और उसने सारी बातें अपने तक ही छुपा के रखी, चाह के भी अपनी दादी को उसने कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद उसने उनसे सिर्फ ये शेयर किया कि वो रात को सो नहीं पा रही थी, जिसके चलते उसने अपनी माँ यानी कि सपना को बताया और सपना उसको गेट तक छोड़ के गई। लेकिन गेट से वो यहाँ तक भागते हुए आई क्योंकि उसको डर लग रहा था और इसी के चलते उसकी सांस फूल गई थी और उसको पसीना आ गया था। दादी ने इन बातों पर यकीन कर लिया। ये बात काफ़ी हद तक जायज़ भी लग रही थी क्योंकि उसके अपने माता और पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे, तो डरना या फिर नींद ना आना बहुत नॉर्मल सी बात थी। जिसके बाद दादी ने उसको वहीं पे सुला लिया। फॉर्चुनेटली ये जो टाइम था, इस समय जो निशा थी उनको छुट्टियां पड़ी हुई थी स्कूल से, तो इसी के चलते वो अगले ही दिन जिद करना शुरू कर देती है कि उसको अपनी नानी के पास जाना है, मतलब जो उसकी असली माँ थी उसकी माँ के पास जाना है। अगले ही दिन ये अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और उसकी दादी उसको उसकी नानी के पास भेज देती है। अब जैसे ही निशा वहाँ पे पहुँचती है, निशा कुछ बहुत अजीब सा फील करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे निशा को ऐसा लगता है जैसे उसके साथ भी वही चीज़ें हो रही हैं जो उसके पिता के साथ होती थी। मतलब वो सोने की कोशिश कर रही थी। पिछली 2 रातें वो सो ही नहीं पाई थी, मतलब लगातार उसको 48 आवर्स हो गए थे, वो बिल्कुल भी नहीं सोई थी। इसके अलावा उसको भी ऐसा लगता था जैसे उसके सराउंडिंग कोई ना कोई हमेशा रहता है। वो बहुत डरी हुई रहती थी, ना चाहते हुए भी वो कमरे की छत की तरफ देखती रहती थी। जब बीच बीच में उसको होश आती थी तो वो रियलाइज़ करती थी कि आखिरकार वो कर क्या रही है और वो छत पे देख क्या रही थी, क्यों देख रही थी। और उसको सिर्फ अपने पिता की याद आती है कि वो भी जाने से पहले कुछ उसी तरह का करते थे। शायद कुछ सपना नहीं उन पे किया था, या फिर शायद उन्होंने भी कमरे के अंदर देखने की कोशिश की थी, जिसके बाद जो निशा ने किया था उसके साथ भी वही चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। ये सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी भी निशा ने सब कुछ अपने तक ही रखा हुआ था। वो नहीं चाहती थी उसकी दादी या फिर नानी कोई भी किसी भी तरह की मुसीबत में आए। अगर कोई सपना को डांटेगा तो हो सकता है वो उनका भी वही हाल करे जो उसके पिता का हुआ था। इसी के चलते सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन जो निशा थी उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। उसकी नानी उसको हॉस्पिटल लेके जाती थी, उसके मामू उसको घुमाने लेके जाते थे, लेकिन कुछ भी नॉर्मल हो ही नहीं रहा था। कुछ दिन बीतते हैं जब उसकी नानी को पता चलता है कि वो रात भर सो नहीं पा रही। उसके बाद वो उसको आधी टैबलेट देते हैं नींद की गोली की, ताकि वो एक रात ढंग से सो सके। इसी तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आपको बॉडी रेस्टलेस लग रही हो या फिर आपके साथ कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ें हो रही हों, तो अक्सर आप यही सोचते हैं कि मैं सो लूँगा थोड़ी देर तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। निशा के साथ भी यही करने की ट्राई की जाती है, जिसके बाद उसको ये दवाई दी जाती है और उसकी नानी उसको अपने पास ही सुला लेती है। थोड़ी देर में निशा को फाइनली नींद पड़ भी जाती है, लेकिन ये टाइम फिर से वही होता है लगभग 3 बजे के अराउंड का। निशा को एक सपना आता है जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा रियल फील हो रहा था। उसको लगता है कि जो सामने उसका मेन दरवाज़ा है वहाँ से जो उसकी माँ है सपना, वो चल के आ रही है उसी तरह से बिना कपड़ों के। और जो भी उसके सराउंडिंग सामान रखा हुआ था जो कि समहाउ काला जादू से एसोसिएटेड था, वो सब वो अपने साथ ही लेके आ रही है। लेकिन जैसे जैसे सपना उसकी तरफ बढ़ रही थी, उसका जो रूप था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो रहा था। मतलब धीरे धीरे वो एक डायन में बदल रही थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी देखने में। और समहाउ ऐसा लग रहा था शायद वो सामने निशा को नुकसान पहुंचाना चाहती है। थोड़ी ही देर होती है, निशा खुद को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। सपना एग्जैक्ट उसके पास पहुंचती है और उसकी बाजू को कस के पकड़ लेती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी, लेकिन वो चाह के भी उठ ही नहीं पा रही थी। वो कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, उसके मुंह से कुछ आवाज़ें निकल रही थी, लेकिन मुंह खुल नहीं रहा था। ये आवाज़ें उसके अंदर ही दबी हुई थी। उसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। वो सब कुछ ये फील कर पा रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नानी जो उसके पास ही सोई थी वो ये सब कुछ देखती है, तो वो उसको एकदम से हिला के उठाती है, जिससे ये सपना या फिर हकीकत जो कुछ भी निशा के साथ हो रही थी वो टूट जाती है। निशा बहुत ही ज़्यादा डर में थी। जब वो अपनी नानी को बताती है कि उसको एक बहुत भयानक सपना पड़ा था, तो उसकी नानी उसको रिलैक्स करती है ये कह के कि कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती हैं, तू मेरे साथ है, सब कुछ ठीक है, भगवान हमारे साथ हैं। ये सब कुछ अभी तक नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही निशा की नज़र उसके बाजू पे जाती है तो वो देखती है कि एग्जैक्ट उसी जगह पे जिस जगह पे उसको सपने में सपना ने पकड़ा था,
उसी जगह पे उसको उंगलियों के निशान बने हुए थे बाजू पे। मतलब ये एक तरह की इंडिकेशन थी कि जो उसके सपने में हुआ था वो शायद कोई सपना नहीं था बल्कि एक बहुत भयानक हकीकत थी। अब निशा यहाँ पे समझ चुकी थी कि उसको आखिरकार करना क्या है। उसने अपनी नानी को सब सच बताया। तब से उसने शुरुआत की जब से उसके पिता और माँ की यानी कि सपना की लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई थी। उसके पिता उसको इस तरह से बोलते रहते थे कि अगर गांव वालों को पता चल गया तो वो तुझे मार डालेंगे। इसके अलावा उसने ये भी बताया अपनी नानी को कि उसके घर में एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है। जब वो अपने घर से रात को भागी थी तो वो इसलिए भागी थी क्योंकि उसने इस तरह की कुछ भयानक चीज़ें देखी थी। अब निशा की नानी समझ चुकी थी कि आखिरकार निशा कहना क्या चाहती है और कहीं ना कहीं सच में ये जो सारा का सारा मैटर है ये काले जादू का ही है। जिसके बाद वो एक तांत्रिक से मिलते हैं, उससे वो बातचीत करना शुरू करते हैं। वो निशा को अपने साथ लेके जाते हैं। एक बहुत फॉर्चुनेट बात थी, निशा जब अपना सामान लेके गई थी बैग में, उसने अपनी माँ यानी कि जो अभी सपना थी उसका एक हैंकी रख लिया था अपने बैग में। वो जानती थी शायद उसको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूचर में। जिसके चलते जब वो तांत्रिक के पास जाते हैं तो सब कुछ वो उस तांत्रिक को बताते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वो कहता है कि उससे रिलेटेड यानी कि सपना से रिलेटेड कोई भी सामान मेरे पास लेके आना पड़ेगा, तब ही मैं ये चीज़ें बता पाऊँगा। वैसे ही निशा अपने घर जाती है। ये जो हैंकी उसका वो लेके आई थी वो उसको दिखाती है। वो इंसान इस हैंकी को हाथ में पकड़ता है, थोड़ी देर ध्यान लगाता है। जिसके बाद वो निशा और उसकी नानी को कुछ बहुत भयानक बताता है। ये कहता है कि ये जो औरत है वो एक लिविंग डायन है, मतलब कि वो काला जादू करती है। पहले भी वो इसी तरह की चीज़ें करती थी और जो पहले का इसका हस्बैंड था उसकी फैमिली उसने बर्बाद कर दी थी। इसी के चलते उनका डिवोर्स भी हुआ था और क्योंकि ये सारी चीज़ें ये करती है तो इसी वजह से ये कर्स्ड है, जिस वजह से ये कभी भी माँ नहीं बन सकती और जो भी लोग इसके सराउंडिंग रहते हैं उनको किसी न किसी तरह से हार्म होता ही रहता है। जैसे निशा के पिता की जान चली गई थी, अब धीरे धीरे चीज़ें निशा के साथ भी होनी शुरू हो गई थी। खैर, इस तांत्रिक ने निशा को कुछ खाने के लिए चीज़ें दी और ये कहा कि इस औरत के पास वो चाह के भी ना ही जाए, क्योंकि ये औरत अब समझ चुकी है कि क्या चीज़ें हो रही हैं और शायद निशा को सब कुछ पता है, जिस वजह से ये उसको हार्म कर सकती है। आप इस सारे मैटर की आयरनी देखिए कि जो सपना थी उसको पता था कि रात को उसकी बेटी बाहर चली गई है, लेकिन उसने एक बार भी पूछना सही नहीं समझा, ना उसकी दादी से और ना ही उसकी नानी से, कि आखिरकार निशा है कहाँ, वो रात को क्यों चली गई। क्योंकि वो सच्चाई जानती थी कि उसकी जो पोल है वो शायद खुल गई है, लेकिन फिर भी उसके लिए चीज़ें ये मैटर नहीं करती हैं। खैर, अब इसके बाद 3 से 4 महीने निशा अपनी नानी के घर ही रहती है। वो वहीं से स्कूल जाती है, वहीं वापस आती है, लेकिन उसके बाद उसको एक और खबर सुनने को मिलती है। उसको पता चलता है कि जो उसका घर था उसमें अचानक से आग लग गई। किस तरह से लगी कोई भी नहीं जानता और जो सपना थी वो खुद भी उसमें जल के मर गई। इसलिए कहा भी जाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। शायद जिन चीज़ों को वो मानती थी उन्हीं चीज़ों ने किसी वजह से नाराज़ होके या फिर उस पर बहुत ही ज़्यादा हावी होके, क्योंकि वो अकेली ही वहाँ पे रह रही थी, उसी को हार्म कर दिया था और इसी वजह से घर पे आग भी लग गई थी और सपना अब इस दुनिया में थी ही नहीं। जिसके बाद काफ़ी साल इस चीज़ को बीत गए। निशा ने बताया कि उन्होंने वहाँ पे एक और घर बना लिया जो उसके ताया ने उसके लिए बना के दिया स्पेसिफिकली, और निशा अब वहीं पे रहती है। शादी के बाद भी उनका प्लान है इसी घर पे रहने का, लेकिन उसके बाद से निशा के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई भयानक, ना ही उसको अपने नए घर में कुछ ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ फील भी हुई। लेकिन उसको सिर्फ एक दुख है कि सबके चलते उसने अपने पिता को गंवा दिया, और वो भी शायद बहुत ही बुरी हालत में। इसलिए कहा भी जाता है कि अगर आप किसी नए फैमिली मेम्बर को अपने घर पे लेके आ रहे हैं तो पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से जान लें कि उनका पास्ट कैसा रहा है, लोगों का उनके बारे में क्या कहना है। नहीं तो हो सकता है आपके घर पे भी कल को कोई सपना आ जाए। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को भी मिला हो। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल ID या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।